27 का भाग 17। रिधान की बात सुनकर आरोही ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे लेकिन क्यों छोड़कर जाऊं मैं? अब यहाँ पर तो वापस नहीं आने वाली, तो यहाँ पर ये सब कुछ सामान रखा हुआ बेकार होगा, इसलिए मैंने सोचा कि सब कुछ साथ ले लेती हूँ। क्यों यहाँ पर कुछ छोड़ना? आरोही ने ये बात इस तरह से बोली जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंस की बात कर रही हो। लेकिन उसकी बात सुनकर रिधान इरिटेट हो गया। वह उसे और बहस नहीं लड़ाना चाहता था, इसीलिए वह खुद ही आगे आया और आरोही के हाथ से वो बैग लिया और उसे लेकर कमरे में गया। कमरे के बेड पर वो बैग पटकते हुए उसे रख दिया और आरोही उसे कुछ भी नहीं कह पाई। वो बस इनोसेंट आंखों से टुकुर टुकुर उसकी तरफ देखे ही जा रही थी। उसे उसका ऐसा रिएक्शन समझ नहीं आया। चलो अभी यहाँ पर क्या खड़ी हो? तुम्हें गोद में उठा कर ले जाऊं क्या? इस तरह इरिटेट होकर रिधान बोला और दरवाजे के तरफ ही बढ़ गया। नहीं नहीं, मैं चल सकती हूँ, तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं। और बस ये बताओ कि तुम्हें सामान लेकर जाने में क्या प्रॉब्लम है? उसके पीछे आते हुए आरोही बोली। एक ठंडी सांस छोड़ते हुए रिधान बोला, क्या ही समझाऊं मैं तुम्हें? बस इतना समझ लो कि जब कभी यहाँ पर आना होगा तो क्या सारे कपड़े और सामान लेकर आओगी। इसीलिए थोड़ा बहुत यहाँ पर रहने दो। मैंने बोला ना, वहाँ पर मैं तुम्हें सब कुछ नया खरीद कर दे दूंगा। तुम्हें जिस भी चीज़ की जरूरत हो बस एक बार मुझे या फिर मेरे असिस्टेंट को बता देना। उसकी इस बात पर आरोही ने बिना कोई बहस के धीरे से अपना सिर हिला दिया और फिर कुछ देर बाद वो दोनों एक साथ ही रिदान के मेंशन में वापस आ गए और वहां पर जाकर आरोही को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो हमेशा से ही वहां पर आरोही चाहती थी। वो अपार्टमेंट तो इस महल के आगे बहुत ही छोटा था, इसीलिए आरोही को वहां पर अच्छा नहीं लग रहा था। आरोही खुश थी, लेकिन इस बार उसने अपनी खुशी पूरी तरह से जाहिर नहीं की। वो एकदम नॉर्मल बर्ताव कर रही है, जिससे कि उसे ज्यादा डांट ना पड़े। आरोही को रिधान के साथ वहां पर आए हुए थोड़ी देर हो गई थी और रिधान अपना काम निपटाने के लिए अपने असिस्टेंट मयंक के साथ ऑफिस रूम में चला गया था और आरोही यहाँ वहाँ इधर उधर टहल रही थी। उसने अपनी हील वाली चप्पल उतार दी और उसे हॉल में एक बहुत ही सुंदर बनी शेप की मखमली वाली स्लीपर दिखाई दी, जो कि उसे बहुत ही प्यारी लगी और उसने बिना सोचे समझे वो चप्पल अपने पैरों में पहन लिया और खुश होकर अपने पैर देखने लगी। आह, ये कितना नर्म मुलायम है, मुझे तो पता नहीं था ऐसे सॉफ्ट टॉय जैसी चप्पल भी आती। आरोही ने अपने आप से कहा और वो चप्पल पहनकर वो वहां पर हॉल में थोड़ा बहुत कुछ ही कम चली कि तभी उसके कानों में रिधान की आवाज पड़ी। ये क्या कर रही हो तुम? तुमने तनीषा की स्लीपर क्यों पहने हुए हैं? क्या दूसरे का सामान टच करने से पहले तुम्हें इजाजत लेना नहीं आता? आरोही को जैसे ही पता चला वो चप्पल तनीषा की है, उसने तुरंत ही झट में साइड में वो चप्पल उतार दी और रिधान की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था किसके हैं, मुझे तो बस अच्छे लगे तो मैंने पहन लिए। इसमें इतना भी क्या बड़ी बात हो गई, कौन सा घिस जाएगा ये चप्पल। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें याद रखना चाहिए कि जो दूसरे का है उसे कभी भी अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, है ना? इतना बोलते हुए रिधान वहां पर जाकर उसके बगल में खाली जगह पर बैठ गया और वही आरोही ने बुरा सा मुंह बनाया और दूसरी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोली, मेरा अपना भला ही क्या है यहाँ पर? सब कुछ तो दूसरे का ही है। रिधान का ध्यान दूसरी तरफ था, इसीलिए उसे सब ठीक से सुनाई नहीं दिया। आरोही ने जो कुछ भी कहा तो उसने उससे पूछा, क्या हुआ?
कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, कुछ नहीं, बस ये पूछ रही थी कि मुझे यहाँ पर लेकर आने की कोई खास वजह। आरोही ने तुरंत ही बात बदलते हुए रिधान से सवाल किया तो रिधान के माथे पर बल पड़ गए और उसी तरफ थोड़ा सा सोचते हुए वो बोला, तुमसे जुड़ा हुआ कुछ भी खास नहीं होता। हाँ, जरूरी होता है, बस इसीलिए मैं करता हूँ। आरोही नहीं फिर से इस तरह से मुंह बना कर कहा, हाँ हाँ ठीक है, मुझे भी पता है और अच्छी तरह से याद भी है। हम दोनों बस एक दूसरे की जरूरत में ही काम आ रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं। रिदान बिना वजह ही आरोही पर चिल्लाना शुरू किया, हाँ लेकिन इसके अलावा तुम मेरे लिए सरदर्द बन गई हो। जब देखो तब कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करती हो। रिदान के अचानक से ये सब कुछ बोलने पर आरोही का मुंह एकदम खुला का खुला रह गया। उसने रिधान की तरफ देखते हुए पूछा, मैं क्या किया है? मैंने तो ऐसे ही कुछ भी नहीं किया। फिर भी तुम मुझ पर? रिधान उसे याद दिलाते हुए कहा, क्यों तुम्हें याद नहीं कि मीडिया के सामने तुमने इतनी बड़ी ट्रबल खड़ी कर दी और बोल रही हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैंने तो मीडिया के सामने कुछ बोला ही नहीं, एकदम मासूमियत से आरोही ने कहा। रिधान इरिटेट होकर उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ कुछ नहीं बोला ये भी। और मीडिया वाले के सामने तुमने इतनी डरी सहमी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं तुमसे जबरदस्ती शादी कर रहा हूँ। तो मैं कहीं से पकड़ कर लाया हूँ या बंद करके रखा हूँ। पता है इन सब के बाद कितनी बातें चल रही हैं न्यूज़ चैनल पर हम दोनों के बारे में, लेकिन तुम्हें क्या, तुमने तो न्यूज़ भी नहीं देखी होगी। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब जिससे जो सोचना है वो सोच सकता है। मैं सबको थोड़ी ना कंट्रोल कर सकती हूँ और ना ही तुम। बस मुझे ब्लेम करते रहो हर चीज के लिए और कुछ नहीं आता तुम्हें। आरोही भी थोड़ा इरिटेट होकर ये बात बोली और इतना बोलकर वहां से आगे जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से रिधान ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिधान के हाथ पकड़ने पर आरोही ठिठक कर अपनी जगह पर ही रुक गई और फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो रिधान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी और बहुत ही इंटेंस नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। क्या क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। रिधान आरोही थोड़ा सा अटकते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलती हो और तुम्हें थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना चाहिए? थोड़ी सी नाराजगी कर जाहिर करते हुए रिधान ने उसकी तरफ देखकर बोला, मैंने ऐसा क्या बोला? रिधान की पकड़ उसकी कलाई पर कस गई थी और आरोही को अभी उसकी आंखों में कुछ अलग ही नजर आ रहा था, जिससे उसकी काफी घबराहट हो रही थी और थोड़ा डर भी लग रहा था। आरोही का हाथ पकड़कर उसे एकदम ही अपनी तरफ खींचते हुए रिधान ने इस तरह तिरछी मुस्कुराहट के साथ कहा, अभी बोला ना तुमने कि तुम्हें ब्लेम करने के अलावा कुछ नहीं आता। मुझे तो बस वही करके दिखा रहा हूँ। तुम्हें क्या, आखिर क्या क्या आता है मुझे? एक हाथ से आरोही की कमर को कस कर पकड़ते हुए रिधान ने उसे अपने एकदम करीब कर दिया और दूसरा हाथ उसके चेहरे पर आए हुए बालों को चेहरे से हटाते हुए उसकी तरफ ही देख रहा और फिर आगे आते हुए रिधान ने उसके गर्दन पर होंठ रखते हुए उसकी गर्दन पर हल्के से किस किया। रिधान के ऐसे किस करने पर आरोही को पहली बार अपने बदन में एकदम कपकपी सी महसूस हुई और थोड़ा सा सहम गई। आरोही ने अपना चेहरा पीछे करते हुए कहा, स्टॉप स्टॉप रिधान, प्लीज डोंट डू दिस। इतना बोलते हुए आरोही ने अपनी आंखें एकदम कसकर बंद कर ली और अपने होंठ भी कसकर भींच लिए। उसे पता नहीं क्यों आज पहली बार रिधान का इस तरह से टच करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और उसे ऐसा लग रहा जैसे कि
वो उस पर अपना गुस्सा निकालने वाला है और आरोही ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। रिधान उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, उसी तरह उसके गर्दन पर लगातार किस करता रहा और उसने आरोही की कमर पर अपनी पकड़ भी और मजबूत कर ली और दूसरे हाथ को उसकी पीठ पर रख लिया। उन दोनों एक शरीर एक दूसरे से पूरी तरह टच हो रहे थे। इसकी मजबूत पकड़ में छटपटाती हुई आरोही कैसे भी करके बस उससे छूटने की कोशिश कर रही है। रिधान पर अलग ही मदोसी छाई हुई है। उसे जैसे आरोही का कुछ भी बोलना, कहना, रिक्वेस्ट करना सुनना ही नहीं दे रहा है और उसके नेक और कंधे पर किस करते हुए लगातार अपने होठों के निशान उसके गर्दन और कंधे पर बनाता जा रहा है। आरोही ने अब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने तुरंत ही अपनी पूरी ताकत से एकदम उसे पीछे की तरफ धक्का दिया और तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, स्टॉप इट, आई सेड जस्ट स्टॉप इट। आरोही इतनी तेज आवाज में चिल्लाने पर रिधान भी जैसे अपनी मदहोशी से बाहर आया और काफी गिल्ट भरी नजरों से उसने उसकी तरफ देखा और फिर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए खुद से बोला, ये क्या हो गया था मुझे, क्या कर रहा था मैं, क्यों मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। सेठ इतना बोलते हुए रिधान ने फ्रस्ट्रेशन में अपनी सिर के बालों को हाथों में डाला और फिर आंखें बंद करके अपना सिर ऊपर की तरफ किया। उसी तरह गुस्से में लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए आरोही ने एक बार फिर से उस पर चिल्लाया, हाउ डे यू मिस्टर रिधान ओबेरॉय, तुम्हें मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करने का हक किसने दिया कि तुम मुझे ऐसे इतनी बुरी तरह से ट्रीट करो। रिधान पहले ही काफी अजीब और एम्बेरेंस महसूस कर रहा है, इसीलिए उसने कहा ना कि इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप से झुककर उसने सामने कुछ दूर पर खड़ा रहा। आरोही ने उस पर गुस्से में चिल्लाया, लेकिन शर्मिंदगी की वजह से रिधान ने अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहा और उसी तरह से चुपचाप आरोही की बात सुनते हुए उसके सामने खड़ा रहा, क्योंकि अब उसे भी लग रहा था कि शायद उसने गलती की है। उसने चुपचाप देखकर जैसे आरोही का गुस्सा भी और ज्यादा बढ़ता गया। उसने भी चिल्लाना जारी रखा और बोली, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है, फिर भी एक दूसरी लड़की के साथ तुम जबरदस्ती ये सब कर रहे हो, वो भी मेरी मर्जी के बिना। और इस पर भी तुम कहते हो कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो, जबकि सच ये है कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में कोई भी मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते तो इस वक्त तुम यहाँ पर मेरे साथ न खड़े होते। इतना बोलते आरोही की आंखों में आंसू बह निकले। आरोही ने इस तरह गुस्से में अपने गालों को रगड़कर अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछा। उसकी हालत इस वक्त बहुत ही खराब लग रही, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा गुस्सा निकाल लेना चाहती है। इस वक्त रिधान पर आरोही उसी तरह रोते हुए बोली, भले ही मैं गरीब हूँ और पैसे के लिए तुम्हारे साथ तुम्हारी इन कंडीशनों पर राजी हुई हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है और मुझे किसी जानवर की तरह तो ट्रीट मत करो। तुम मुझे इसी तरह से इतना नीचा फील कराओ, ये हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है, समझे तुम। आरोही ने इस बार उससे पूछते हुए बोला तो रिधान ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और वो आगे कुछ भी नहीं बोला। अब तक रोते हुए आरोही की सिसकी बंद गई थी, लेकिन फिर भी वो उसके सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती, इसीलिए वो खुद को संभालते हुए बोली, तुम्हें मुझ पर अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने का कोई भी हक नहीं है। जिस तरह से अभी तुमने ये सब किया, दूसरे चीजों का गुस्सा तुम मुझ पर नहीं निकाल सकते जो और खुद उन चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि हमेशा हर चीज तुम्हारी तरह से नहीं हो सकता और इसमें
मेरी कोई गलती नहीं है। गलत है कि हर चीज के लिए तुम मुझे ही जिम्मेदार ठहराओ क्योंकि मैं तुम्हारे आगे वीक हूँ। आरोही ने रिदान की तरफ देखकर शिकायत करते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि किसी दिन तुम मेरी इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करोगे और मुझे ह्यूमिलेटेड फील कराओगे। ये कहीं भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं था, इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। रिधान जो इतनी देर से उसकी बातें सुन रहा था वो भी और बर्दाश्त नहीं कर सका। एकदम से ही उसकी बात और इन सारे सवालों का जवाब देते हुए बोला, ठीक है तो फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता हूँ। तुम मुझे मेरे सारे पैसे वापस कर दो और मैं कोई दूसरी लड़की ढूंढ लूंगा जो कम से कम तुम्हारी तरह मेरा सरदर्द तो नहीं बनेगी। रिधान ने जैसे ही ये बात बोली, आरोही की आंखें एकदम शौक से बड़ी हो गई। रिधान ने भी जानबूझकर उसे चुप कराने के लिए ही एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाली बात बीच में लाई थी, क्योंकि उसे पता था आरोही ऐसा नहीं कर सकती। आरोही के पास सारे पैसे अभी नहीं थे कि वो उसे वापस कर देती और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती। इसीलिए इस बात पर वो एकदम चुप हो गई और फिर आगे उसने कुछ भी नहीं बोला। आरोही चुपचाप वहां से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने अपने मन में कहा, तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो ना रिधान। मैं गरीब हूँ, मेरे पास अभी तुम्हारे सारे पैसे नहीं हैं वापस करने के लिए, इसीलिए तुम ये बात बोल रहे हो। अब मुझे समझ आ रहा है गरीब होना कितना बुरा होता है। अगर हम गरीब हैं और कोई पैसा में हमसे बड़ा है तो हम उसके सामने इस बात की शिकायत भी नहीं कर सकते कि उसने हमारे साथ गलत बर्ताव किया। मुझे लगता है पैसे के बदले में अपने जिस्म ही नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत का भी सौदा कर लिया था और अब मुझे ये सब कुछ झेलना होगा। रिधान उसे चुपचाप वहां से जाते हुए देख रहा है और वो कुछ भी नहीं बोला। वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना चाहता, उसने बस खुद को बचाने के लिए ही ये बात बोली, क्योंकि उसे पता था सिर्फ यही एक बात है जिससे वो अभी आरोही का मुंह बंद कर सकता, नहीं तो उसे खुद भी पता था कि उसने अभी गलत किया। आरोही पर अपना गुस्सा निकालकर सच में काफी गलत कर रहा था, जिसके लिए अब उसे गिल्ट हो रहा था और ये बात सोचते हुए अपना सिर पकड़कर वहाँ लिविंग एरिया के सोफे पर ही बैठ गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।